नमस्कार। आज का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 2 क्लासों में आपके ऑडिट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से नया ऑडिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर रहेगा टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि ये क्लासें आपकी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग चलाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेस वसूल नहीं किया जाएगा। सभी पीडीएफ एमसीक्यूज और पूरे वीडियो आपको निःशुल्क मिलेंगे एंड कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासें आपके ऑडिट की क्लासें आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 2 क्लासें कंप्लीट करवाई है, 2 क्लासें उससे प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगी, और जो रिमेनिंग जितने भी आपकी क्लासें होगी वो सभी क्लासें आपको उसी प्लेलिस्ट में ऑडिट वाली क्लास में मिल जाएगी। और इसके अलावा अकाउंटेंसी के मैंने 43-44 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो वो भी एक उसके रिगार्डिंग भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें और वीडियो को जरूर देखें। तो ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑडिट का सेकंड नंबर का है यानी टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट है वो कितने प्रकार की होती है और उसका कंडक्ट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे यानी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे, यानी ऑडिट कितने प्रकार की होती है, और फिर ऑडिट्स अंडर स्टेचू यानी जो संवैधानिक ऑडिट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल यानी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है, और इसके अलावा ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट फर्म्स का ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है, उस पर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे द ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट के बारे में बात करेंगे, एंड कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में बात करेंगे, फिर प्रीडियोकल और फाइनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे, एंड आवधिक और अंतिम ऑडिट के बारे में, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में जो बेसिक अंतर है वो देखेंगे। इंटरिम या इंटरनल ऑडिट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, पार्शियल ऑडिट या आंशिक ऑडिट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ओकेजनल ऑडिट क्या होती है यानी आकस्मिक या जो यदा कदा ऑडिट की जाती है वो क्या होती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, यानी टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, 2 वीडियो में या 2 क्लासों में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल से और आराम से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हिंदी वर्जन देखिए इसका, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो नोट्स है और जो क्लासें हैं आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, तो इसमें परिचय देखेंगे, विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा है, विधि द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा है, निजी व्यक्ति के खातों की लेखा परीक्षा किस प्रकार से की जाती है, निजी फर्मों के खातों की लेखा परीक्षा, न्यास खातों या ट्रस्टी की लेखा परीक्षा का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, सतत लेखा परीक्षा क्या होती है, आवधिक अंतिम लेखा परीक्षा क्या होती है, अंतिम लेखा परीक्षा और सतत लेखा परीक्षा के में मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं, अंतरिम लेखा परीक्षा क्या होती है, आंशिक और बैलेंस शीट, और लास्ट में बात करेंगे सामयिक लेखा परीक्षा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का टॉपिक रहेंगे। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उपरोक्त जैसा कि बात कर चुके हैं इनका डिटेल से स्टडी करेंगे। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, किसका, इन टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट का। तो इट इज नॉट obligatory to the sole traders or partnerships under law to get their accounts audited, but because of the advantage derived they generally have their accounts audited। यानी कानून के तहत एकल व्यापारी यानी जो एकल व्यापारी होते हैं, ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो व्यापार करता है, और उसके अलावा जो पार्टनरशिप होती है यानी एकल व्यापारी और पार्टनरशिप वाले जो व्यक्ति होते हैं, कानून के तहत एकल व्यापारियों तथा साझेदारी व्यवसायियों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा से, यानी जो भी फर्म का मालिक है चाहे तो अपनी इच्छा से ऑडिट करवा सकता है किसी ऑडिटर के माध्यम से। ठीक है, तो कानून में इस प्रकार का, कंपनी एक्ट या साझेदारी एक्ट में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है एकल व्यवसाय और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कि आप ऑडिट करवाएं। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप या एकल व्यापारी ऑडिट करवाता है अपने खातों के, तो उसको फ्यूचर में कई प्रकार के फायदे मिलते हैं, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति होते हैं उनका उन पर विश्वास बढ़ जाता है, और जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के विभिन्न प्राधिकारी होते हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बैंक भी उन पर ज़्यादा विश्वास करता है। इन फ्यूचर में उनको लोन मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो लेकिन इससे मिलने वाले लाभों के कारण वे आमतौर पर अपने खातों का ऑडिट करवाते हैं। अब इसमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं।
अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, यानी जो टाइप ऑडिट्स के प्रकार होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न आने की संभावना है कि ऑडिट कितने प्रकार की होती है, और हालांकि इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि ऑडिट कितने प्रकार की होती है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो ऑडिट होती है, न्यायिक ऑडिट क्या होती है, इसके अलावा कंपनी ऑडिट क्या होती है, विधि द्वारा लेखा परीक्षा क्या होता है, निजी व्यक्तियों ऑडिट क्या होता है। अब देखते हैं इसको। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट है। द ऑडिट मे बी ए डिफरेंट क्लासेज बट द प्रिंसिपल क्लासेज ऑफ ऑडिट एरिया। फर्स्ट है ऑडिट अंडर स्टेच्यू, यानी लॉ के अंतर्गत जो सांविधिक परीक्षा होती है, एक तरीके से विधि द्वारा स्थापित होती है। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट फर्म्स, और लास्ट में ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स एक्सेट्रा। यानी जो लेखा परीक्षा होती है वो कई श्रेणी में हो सकती है। जो मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है, एक तो होती है विधि द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है, यानी कानून के द्वारा जिस कंपनी की या संस्था की ऑडिट करना है अनिवार्य होता है, वो एक तरीके से विधि द्वारा या कानून द्वारा ऑडिट होती है। इसके अलावा निजी व्यक्तियों के खातों की लेखा परीक्षा की जाती है, निजी फर्मों के खातों की लेखा परीक्षा की जाती है, और न्यासियों यानी जो ट्रस्टी होते हैं जिनको गवर्नमेंट अनुदान देती है या जो धर्मार्थ संस्थाओं के रिगार्डिंग कार्य करती है, न्यासियों और निष्पादकों यानी एग्जीक्यूटर आदि के खातों का लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है। अब इनको वन बाय वन देखेंगे, यानी स्टेच्यू ऑडिट क्या होती है, निजी व्यक्तियों के खातों की लेखा परीक्षा क्या होती है, निजी फर्मों के खातों की लेखा परीक्षा क्या होती है, वो न्यासियों और निष्पादकों आदि के खातों का लेखा परीक्षा किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑडिट अंडर स्टेच्यूट। ठीक है, यानी सांविधिक जो आपकी ऑडिट होती है, यानी विधि द्वारा जो ऑडिट होती है वो क्या होती है। अब इसको देखते हैं। यानी निम्नलिखित उपक्रमों के लिए उन्हें नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत लेखा परीक्षा अनिवार्य होती है। तो विभिन्न कानून कौन कौन से होते हैं, विधि द्वारा स्थापित जो भी कानून होते हैं, एक तो होता है कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी अधिनियम 1956 1956 एंड 2013, एंड नया कानून आ चुका है। तो कंपनी अधिनियम 1956 एवं 2013 के अंतर्गत निगमित संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है ऑडिट। इसके अलावा बैंकिंग कंपनियां है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत शासित जो भी कंपनीज है, बैंकिंग कंपनियां, उनका ऑडिट आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाना होता है। इसके अलावा बीमा कंपनियां, बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत शासित, यानी जो 1938 वाला जो बीमा अधिनियम है इरडा का, उसके अंतर्गत इनका ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। विभिन्न धार्मिक और अन्य बंदोबस्ती अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक और धर्मार्थ ट्रस्टों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। और इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी उपक्रमों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें से आपका प्रश्न आने की संभावना है कि किन किन उपक्रमों के लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी और इसके अलावा सहकारी समितियां, विभिन्न धार्मिक ट्रस्ट, स्थानीय प्राधिकरण, जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं, तो इनका ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो लेखा परीक्षा दो प्रकार की होती है। अब इसमें है जो लेखा परीक्षा है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यानी ऑडिट इज ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी स्टेचुटरी ऑडिट एंड जनरल ऑडिट, यानी सांविधिक और सामान्य ऑडिट, दो प्रकार की ऑडिट होती है। It is not compulsory to any partnership firm or sale trading concern to get their accounts audited, but it is optional. Such an audit is known as general audit. When an auditor is asked to audit the accounts of firm, the must get clear instruction in writing from his client to know the scope of his work. यानी लेखा परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक जैसे एक बात हो चुकी है, एक तो वैधानिक लेखा परीक्षा होती है, वो दूसरा होता है आपका सामान्य लेखा परीक्षा। यानी क्या लेखा परीक्षा दो प्रकार की, एक तो वैधानिक और सामान्य। तो वैधानिक में तो ऊपर बात कर चुके हैं किन किन की करवाना विधि द्वारा जो कानून में अनिवार्य है, उन संस्थाओं को ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, वो होती है आपकी वैधानिक लेखा परीक्षा। और सामान्य लेखा परीक्षा को देखें तो किसी भी साझेदारी फर्म या एकल व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाना अनिवार्य नहीं होता है। जैसा कि ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि एकल व्यापारी और पार्टनरशिप फर्म को किसी प्रकार से ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता कानून के अंतर्गत। अगर यह अपनी इच्छा से चाहे तो करवा सकते हैं, बल्कि यह वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है। ऐसी लेखा परीक्षा को सामान्य लेखा परीक्षा कहा जाता है। जब किसी लेखा परीक्षक को किसी फर्म के खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए कहा जाता है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र को जानने के लिए अपने ग्राहक बोल लेते हैं यहाँ पे कंपनी या संस्था से लिखित में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। ठीक है, यानी जो भी अगर वो कोई एकल व्यक्ति है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर अपने खातों का ऑडिट करवाना चाहता है तो अपनी इच्छा से किसी भी ऑडिटर को नियुक्त कर सकती है। और जो ऑडिटर है जो भी इन कंपनी के साथ में या एकल यानी पार्टनरशिप फर्म के साथ में या एकल व्यापारी के साथ में जो ऑडिट करेगा, उनका पहले से एक तरीके से एग्रीमेंट करके जो भी स्थिति है वो क्लियर कर लेनी चाहिए। जो भी उनके कार्य क्षेत्र है वो स्पष्ट कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट इज कंपल्सरी
audit is compulsory in case of joint stock company according to the company act. The audit of accounts of joint stock company is known as statutory audit. यानी कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग संयुक्त स्टॉक कंपनी के मामले में लेखा परीक्षा अनिवार्य होती है और संयुक्त स्टॉक कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा को वैधानिक लेखा परीक्षा के रूप में जाना जाता है, जैसा कि बार बार इसकी बात कर चुके हैं। अब इसके जो ऑडिट है आपकी, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, लाभ देखते हैं इसके। तो फर्स्ट तो लाभ हो जाएगा ऑडिट करवाने का, यदि कंपनी के शेयर धारकों की लेखा पुस्तकों तक पहुंच नहीं होती है, इसलिए यदि लेखा जोखा किसी स्वतंत्र पेशेवर लेखाकार द्वारा किया जाता है तो उन्हें यह आश्वासन मिलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है। और इसके अलावा लेखा जोखा बेईमान कर्मचारियों पर अंकुश का काम करता है, जिनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। यानी ऑडिट करवाने का जो मुख्य फायदा होता है वो सबसे बड़ा यही होता है कि जो कंपनी होती है, अब कंपनी का जो बिजनेस होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है, वो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक फैली रहती है। तो इस संबंध में जो उसके इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, पैसा लगा देते हैं। अब कंपनी का जो कंट्रोलिंग का कार्य है, ऑपरेटिंग का कार्य डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब जो जिस व्यक्ति ने, शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगा दिया है, तो वो चाहता है कि कंपनी में किसी प्रकार से कोई गबन नहीं हो और उसे जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो पूर्ण रूप से मिले। तो इस संबंध में जो ऑडिट करवाई जाती है, तो उसे जो शेयर होल्डर है या एक्सटर्नल जो भी स्टेक होल्डर है, तो उनके मध्य एक विश्वास से त्रित संबंध स्थापित हो जाता है कि कंपनी का जो ऑडिट किया गया है वो पूर्ण रूप से सही किया गया है और जो लेखा पुस्तकें हैं वो सही रूप से सही बनाई गई है और उसमें किसी प्रकार की कोई कांटछांट या गबन का कार्य नहीं किया गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और इसके अलावा जो बेईमान व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उन पर भी अंकुश लगाने का कार्य ऑडिट के माध्यम से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अगर कोई बेईमानी करेगा, कोई गलत इलीगल कार्य करेगा, तो उसमें ऑडिट के माध्यम से वो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस देखेंगे। एक तो देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या देखते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी और फर्म के मध्य क्या क्या अंतर होता है ऑडिट का, वो देखते हैं। यानी इनकी अनिवार्यता के बारे में बात करते हैं और ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। देखते हैं फर्स्ट, तो संयुक्त स्टॉक कंपनी का लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य होता है। यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, एक तरह से इनकी वैधानिक ऑडिट की जाती है। तो कंपनी एक्ट 1956 और नया कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो भी वैधानिक रूल्स है, यानी 56 समाप्त हो चुका है, नया एक्ट है आपका 2013। तो 2013 के अंतर्गत जो भी रूल्स, प्रोविजन और एक्ट रेगुलेशन दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। और साझेदारी फर्म के बारे में बात करें तो साझेदारी फर्मों के मामले में ऑडिट अनिवार्य नहीं होता है। यानी साझेदारी और एकल व्यापारियों के रिगार्डिंग किसी प्रकार से ऑडिट अनिवार्य नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। तो जो भी उपरोक्त व्यक्ति है, एकल साझेदारी और पार्टनरशिप है यानी पार्टनर है, वो अपनी इच्छा से अपने खातों का अंकेशन करवा सकते हैं। अगर वो अंकेशन करवाते हैं तो उनके लिए बड़ा एडवांटेज होता है। अगर इन फ्यूचर में किसी प्रकार का साझेदारों के मध्य डिस्प्यूट हो जाता है, अगर मामला कोर्ट न्यायालय में चला जाता है, तो ऑडिट के माध्यम से, यानी जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनके माध्यम से उनका निपटारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और इन फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप को किसी प्रकार से कोई लोन की आवश्यकता है तो आसानी से उनको लोन भी मिल जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त स्टॉक कंपनी के लेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार आदि कंपनी अधिनियम के द्वारा परिभाषित होते हैं। यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जिसका जो ऑडिटर होता है, तो ऑडिटर की नियुक्ति भारत सरकार या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। और उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिटी है, उसके कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, कौन कौन से उसके राइट्स है, एक्सेट्रा, उसको किस प्रकार से कार्य करना होगा, गवर्न का किस प्रकार से लेखा करना होगा, एक्सेट्रा, जो भी कार्य हैं वो कंपनी एक्ट 2013 में परिभाषित कर रखे हैं। तो वो एक तरीके से कंपनी एक्ट के अंतर्गत रहकर ही कार्य करता है। और जबकि जो साझेदारी फर्म और एकल साझेदारी व्यक्ति का अगर कोई ऑडिटर होगा, तो यह ऑडिटर फर्म के बीच हुए समझौते पर निर्भर करता है। यानी जो प्राइवेट ऑडिटर होगा फर्म के रिगार्डिंग, तो इनके मध्य जो एग्रीमेंट हुआ है ऑडिट के रिगार्डिंग, तो वही कानून, यानी कानून यहाँ नहीं कह सकते, जो भी प्रावधान है वही अप्लीकेबल होंगे। कंपनी एक्ट और भारत सरकार के कानून इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। थर्ड अंतर है, वह धारा 226 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। यानी धारा 226 कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग दे रखी है, और 2013 वाला एक्ट है उसमें ये धाराएं चेंज हो चुकी है। जब आपका ऑडिटर वाला चैप्टर आएगा तो ऑडिटर में डिटेल से बात करेंगे कौन कौन सी धारा है, कौन सी धारा चेंज हुई है, कौन सी धारा किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो धारा 226 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें बात करें तो पार्टनरशिप में तो ऑडिटर का योग्य व्यक्ति होना आवश्यक नहीं होता है, यानी अभी योग्य व्यक्ति होना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट, और ये तो इनका यानी सांविधिक ऑडिट और यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी और फर्म के मध्य जो ऑडिट होती है उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो देख चुके हैं। तो यहाँ अगर यह छात्रों को सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक उपक्रमों के लेखा परीक्षण में अंतर जानना आवश्यक होता है। यानी आपको जो सरकारी कार्यालय होते हैं और जो व्यावसायिक उपक्रम होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो उनमें जो लेखा परीक्षा की जाती है उनमें बिल्कुल अंतर होता है। यानी
गवर्नमेंट की अकाउंटिंग यानी गवर्नमेंट का जो ऑडिट है वो अलग प्रकार से किया जाता है, वो जो निगम है, कॉर्पोरेशन है, उनका ऑडिट अलग प्रकार से किया जाता है। तो व्यवसायिक उपक्रमों द्वारा अपनाई जाने वाली बही खाता प्रणाली सरकारी कार्यालयों में नहीं बनाई जाती है, भले ही उनके उद्देश्य समान हो। अतः सरकारी कार्यालयों की लेखा परीक्षा प्रणाली व्यवसायिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा प्रणाली से भिन्न होती है, जैसा कि अभी मैं को बता चुका हूँ। सर्वप्रथम हम सरकारी लेखा परीक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे कि सरकारी लेखा परीक्षा के जो मेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो सरकारी लेखा परीक्षा की जाती है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनका जो ऑडिट का कार्य किया जाता है वो एक तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपेक्षा बिल्कुल ही विपरीत होता है। वहाँ पे ऑडिट अलग प्रकार से की जाती है, और जबकि कंपनी एक्ट में अलग प्रकार से ऑडिट का कार्य किया जाता है। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी सरकारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं इनको। तो फर्स्ट जो कार्य होता है ऑडिटर का, क्या होता है, ये देखना कि व्यय के लिए निधि का प्रावधान है या नहीं, यानी जो भी एक्सपेंसेस किया गया है उसके लिए सरकार द्वारा कोई प्रॉपर फंड बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, और क्या ऐसी निधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत की गई है। और जो फंड बनाया गया है, जो फंड का एलोकेशन का कार्य किया जाता है, वो किसी ऑथोराइज अधिकारी या पर्सन के माध्यम से किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार से ऑडिटर को देखना अनिवार्य होता है सरकारी ऑडिट के रिगार्डिंग। ये देखना कि वे नियमों और विनियमों के अनुसार विधिवत स्वीकृत किया गया है, यानी जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर रूल्स के अगेंस्ट हुए हैं तो इस संबंध में जो भी आक्षेप है, आक्षेप का गठन करना अनिवार्य होता है। ये देखना कि स्वीकृत व्यय किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, यानी जो भी सक्षम सैंक्शंस एक्सपेंसेज है वो किसी अधिकारी की अनुमति से हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके अलावा राशि उचित व्यक्ति को भुगतान की गई है या संबंधित रसीद प्राप्त की गई है, जो भी वाउचर है जिसको पेमेंट करना था उसी को पेमेंट हुआ है या अन्य व्यक्ति को तो नहीं हुआ है, ये देखना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। और नेक्स्ट है ये देखना कि भुगतान उचित और सही वर्गीकरण किया गया है, जो पेमेंट किया गया है उसका सही क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके अलावा किसी ठेकेदार या कर्मचारी के निजी खाते से डेबिट किया जाना है या नहीं। प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करते समय यह देखना होता है कि दूसरों से देय राशि नियमित रूप से वसूल की गई है या नहीं की गई है, और पहले से किए गए भुगतान से उसकी तुलना की गई है, तब प्राप्त राशि संबंधित खाते में विधिवत जमा की गई है या नहीं की गई है। इस प्रकार से ऑडिटर को देखना होता है। नेक्स्ट वो क्या 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 कार्य करेगा, नेक्स्ट कार्य करेगा ऑडिटर सरकारी अकाउंट्स की जांच हेतु भंडार, यानी जो भी भंडार है और स्टॉक की लेखा परीक्षा करते समय ये देखना कि उनका उचित और सटीक मूल्यांकन किया गया है या नहीं किया गया है। और इसके अलावा यह सुनिश्चित करना है कि भंडार की नियमित रूप से गणना की जाए या भंडार के सत्यापन स्टॉक रजिस्टर में दर्ज शेष राशि से किया जाएगा। जो भी भंडार में जो भी मटेरियल है उसका भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और रजिस्टर से उसको मैच किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि वे सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप हो, जैसे कि वे आवश्यकता से अधिक नहीं हो, यानी जो भी खर्चा है वो आवश्यकता के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ऑडिटर को देखना होता है। और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से धन व्यय करते समय उचित सावधानी बरती हो और सार्वजनिक धन का उपयोग किसी व्यक्ति या वर्ग के लाभ के लिए न किया गया हो। इस प्रकार से ऑडिटर को ये सब चीजें मेंशन करनी होती है। और इसके अलावा भत्ते यह सुनिश्चित करना होता है कि भत्ते प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत न बने। जो भी अलाउंसेस दिए गए हैं किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को, तो वो पर्सनली रूप से उसको लाभ का सोर्सेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सरकारी ऑडिट होती है उसके रिगार्डिंग जो ऑडिटर होता है उसको ये निम्न चीजें देखना अनिवार्य होता है। अब सरकारी लेखा परीक्षा और वाणिज्य लेखा परीक्षा के अंतर देखेंगे, यानी सरकारी लेखा परीक्षा और वाणिज्य लेखा परीक्षा के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट ऑडिट और ये हो गया आपका कमर्शियल ऑडिट। क्या हो गया, एक तो देखेंगे गवर्नमेंट ऑडिट और एक हो गया कमर्शियल ऑडिट। अब इनके मध्य जो बेसिक अंतर है वो देखते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ऑडिट का देखते हैं, इसका देखेंगे। पहले गवर्नमेंट ऑडिट का देखते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑडिट, यानी हिंदी इंग्लिश में आपके नोट्स है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ इंग्लिश देखेंगे और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहीं कंबाइंड देखेंगे। मोस्टली आपका लगभग यानी आधा आधा हिंदी इंग्लिश में चलता रहेगा। तो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में बात करें तो भारत में या भारत के बाहर सरकारी लेन देन का लेखा परीक्षा विभाग को सौंपा जाता है, जो वे विभाग से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। लेखा परीक्षा किए जाने वाले अधिकांश खाते इसी विभाग द्वारा संकलित किए जाते हैं, यानी भारत में या भारत के बाहर जो सरकारी लेन देन होता है उसका जो कार्य किया जाता है वो लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। जो संभवतः सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सीएजी के माध्यम से किया जाता है। और इसके अलावा जो संबंधित राज्य सरकारें होती है वो अपना जो भी उनका आंतरिक जांच का जो भी प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करती है। और जबकि कमर्शियल ऑडिट के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक फर्मों के मामले में लेखा परीक्षक कभी भी उन खातों को तैयार नहीं करता जिनकी उससे लेखा परीक्षा करनी होती है। यानी जो कंपनियों को ऑडिट की जाती है, वाणिज्यिक ऑडिट की जाती है, तो जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो किसी लेखाकार के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और जो ऑडिट करने वाला व्यक्ति होता है वो कोई अन्य स्वतंत्र व्यक्ति होता है। ठीक है, अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऑडिट का कार्य किया जाता है। तो दूसरा डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो
तो सरकारी कार्यालयों के मामले में वे विभाग स्वयं लेखा परीक्षा से संबंधित कुछ कार्य करता है, क्योंकि लेखा परीक्षा अधिकारी को ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की मात्रा, गुणवत्ता या आपूर्ति की गई वस्तुओं आदि की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो वाणिज्यिक संस्थाओं के मामले में लेखा परीक्षा का कार्य वे विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। और फिर तीसरा अंतर गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में देखें, सरकारी खातों में भुगतान करते समय कोषाधिकारी यानी जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो लेखा परीक्षा विभाग का सदस्य नहीं होता है, बिलों की आरंभिक जांच करता है। ठीक है, यानी एक तरह से जो पेमेंट होता है उसका पेमेंट ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से किया जाता है। ट्रेजरी ऑफिसर उनकी प्रारंभिक जांच कर लेता है और फिर उसके बाद में ऑडिट करने का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक फर्मों के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक फर्मों के मामले में कैशियर, जो कैशियर होता है, रोकड़िया होता है, कैशियर का भुगतान किए गए बिलों की लेखा परीक्षा आरंभिक जांच से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, और चौथा जो अंतर है सरकारी गवर्नमेंट ऑडिट का, तो सरकारी लेखा परीक्षा एक सतत लेखा परीक्षा होती है, यानी जो सरकारी गवर्नमेंट लेखा परीक्षा होती है वो एक कंटिन्यूस रूप से चलती रहती है। सरकारी लेखा परीक्षा एक सतत लेखा परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें लेन देन की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों रुपए में इसका ट्रांजेक्शन होता है, और कार्य का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत दावों से संबंधित होता है, जिन्हें शीघ्रता से अंतिम रूप देना होता है। और यहाँ पे कमर्शियल ऑडिट के बारे में बात करें तो कमर्शियल ऑडिट में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा अधिकांश मामलों में आवधिक होती है, यानी जो वाणिज्यिक लेखा परीक्षा होती है वो आवधिक यानी आवधिक होती है, एक तरह से इसका पीरियड होता है, और जबकि जो सरकारी लेखा परीक्षा है वो कंटिन्यूस सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो इनके मध्य जो सरकारी ऑडिट है और आपकी वाणिज्यिक ऑडिट यानी गवर्नमेंट ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट के मध्य जो बेसिक डिफरेंस था वो देख चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी जो प्राइवेट निजी व्यक्ति है उनका ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है, एकल स्वामित्व है या एक तरह से आपके जो पार्टनरशिप है वो देखते हैं। एकल स्वामित्व वाले व्यवसायियों के लिए किसी भी कानून के तहत खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसकी बार बार बात कर चुके हैं कि एकल व्यापारी यानी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है अभी तक। ठीक है, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहे तो अपना ऑडिट करवा सकता है, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर यानी एकल व्यापारी अगर ऑडिट का कार्य करवाता है तो इन फ्यूचर में उसको कई प्रकार के एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, वो जो भी एडवांटेज मिलते हैं उसके बारे में बार बार बात कर चुके हैं। इसके बावजूद कई ऐसे व्यवसाय जिनकी आय विभिन्न स्रोतों से होती है और जिनका व्यय व्यापक और विविध होता है, अपने निजी खातों को ऑडिट कराना काफी आम बात होता है। ऐसे मामलों में ऑडिटर एक लेखाकार के रूप में भी कार्य करता है और खातों की सटीकता की जांच करने के साथ साथ उन्हें तैयार भी करता है। जब कोई व्यक्ति उसे नियुक्त करता है तो उसे अपने ग्राहक से यानी ग्राहक बोले थे यानी एक तरह से कंपनी या संस्था लिखित रूप में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने चाहिए और उससे क्या करने की अपेक्षा की जाती है, उसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण ग्राहक के साथ हुए समझौते के अकॉर्डिंग होगा। यदि ऑडिटर को पूर्ण ऑडिट करने के लिए कहा जाता है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि खाते ठीक से तैयार किए गए हैं और बैलेंस शीट से ढंग से बनाए गए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। ठीक है, तो जो भी निजी व्यक्ति होते हैं यानी फर्म और पार्टनरशिप फर्म और एकल व्यक्ति होते हैं तो उनका ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता, वो चाहे तो ऑडिट करवा सकते हैं, क्योंकि कई एकल व्यापारी या पार्टनरशिप फर्म इतना उनका बिजनेस होता है एक लार्ज स्केल में होता है, तो उस संबंध में ऑडिट करवाई जाती है। किसी प्राइवेट व्यक्ति किसी लेखाकार से ऑडिट करवा लेते हैं और उनके मध्य ऑडिट किस प्रकार से की जाएगी, क्या क्या उसके प्रोविजन प्रावधान रहेंगे, को क्या ऑडिटर की क्या लाइबिलिटीज क्या राइट्स रहेंगे, उसकी क्या सैलरी रहेगी, एक्सेट्रा जो भी बातें हैं वो एक तरीके से पूर्व निर्धारित एग्रीमेंट में डिसाइडेड कर लेते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं कि कौन कौन से इसको एडवांटेज होंगे ऑडिट करवाने के। तो निजी व्यक्तियों को ऑडिट करवाने के जो लाभ होंगे, फर्स्ट तो एडवांटेज होगा अपने खातों का ऑडिट कराने के लिए निजी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, व्यक्ति को यह आश्वासन मिलता है कि उसके खाते ठीक से रखे गए हैं, यानी जो भी साझेदारी फर्म है और जो एकल व्यापारी है तो उनको एक तरीके से एश्योरेंस मिल जाता है कि अपने जो व्यापार के खाते हैं वो बिल्कुल ठीक ढंग से रखे गए हैं और लेखाकार द्वारा किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है इसमें। और आयकर अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर कर निर्धारण यानी जो टैक्स का असेसमेंट किया जाता है, कर निर्धारण के लिए ऑडिट किए गए खातों को आमतौर पर सही मानते हैं, यानी जो भी इनकम टैक्स से अब स्वाभाविक है कि निजी फर्म को और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म और जो व्यक्तिगत या सोल प्रोप्राइटर है यानी एकल व्यक्ति है उसको इनकम टैक्स देना होता है। तो इनकम टैक्स का जो भुगतान किया जाएगा अगर अकाउंट्स उसका ऑडिटेड है तो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उन खातों पर विश्वास करता है और जो इनकम टैक्स का जो निर्धारण है वो आसानी से कर दिया जाता है। इसके अलावा मृतक की ऑडिट की गई पुस्तकें निष्पादकों और प्रशासकों को मृत्यु शुल्क खाते तैयार करने में बहुत सहायक होती है और इसके अलावा संपत्ति कर का उचित आकलन भी किया जा सकता है अगर खाते ऑडिटेड है तो। ऑडिटर यानी अंकेशक की नियुक्ति से लेखा विभाग पर नियंत्रण बना रहता है। अगर स्वाभाविक है कि किसी संस्था में जैसे एकल व्यापारी या पार्टनरशिप में जो हर विभाग में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, अगर उनको पता है कि यहाँ पे हमारे खातों की ऑडिट की जाएगी, जो भी कर्मचारी है कैशियर है लेखाकार है
वो उन खातों में किसी प्रकार से गबन नहीं करेगा। गबन करने से उसको 10 बार सोचना होगा, क्योंकि गबन करेंगे तो इन फ्यूचर में जो ऑडिट होगा तो ऑडिट में अपना जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ जाएगा। तो इस मन में जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट होने से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट फर्म्स है। अब प्राइवेट फर्म्स को देखते हैं, निजी व्यक्ति देख चुके हैं, प्राइवेट फर्म देखते हैं। तो किसी फर्म के खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑडिट कराने से कई फायदे होते हैं। इसलिए कई फर्में आमतौर पर साझेदारी विलेख में ऑडिट का प्रावधान भी करती है। कई जो पार्टनर्स फर्म होती है वो साझेदारी विलेख में उसका वर्णन कर देती है कि इन फ्यूचर में ऑडिट करवाया जाएगा, ऑडिट करवाएंगे तो इनको फायदा मिलता है, कोई भी डिस्प्यूट होगा न्यायालय में प्रकरण जाएगा तो ऑडिट के माध्यम से उनका जो भी सॉल्यूशन है वो आसानी से हो सकता है। ऐसे मामले में ऑडिटर और उसके मुवक्किल यानी जो ऑडिटर है और उसका जो मुवक्किल है यानी नियोक्ता है के बीच एक समझौते द्वारा ऑडिटर नियुक्त किया जाता है। ऑडिटर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उसके मुवक्किल है, भले ही साझेदारी विलेख के तहत अधिकृत होने पर उसे केवल एक साझेदार द्वारा क्यों न नियुक्त किया गया हो। यानी इसके कहने का तात्पर्य है, अगर व्यापार में अगर कोई साझेदार एक ऑडिटर को नियुक्त कर देता है तो सभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सभी एक तरीके से उसके मुवक्किल हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से पारस्परिक एजेंसी के सिद्धांत के हिसाब से सभी मुवक्किल माने जाएंगे। जो पार्टनर्स है उसे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और दायरे को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि किए गए कर्तव्य की प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं रहे। ठीक है, अब इसके एडवांटेज या लाभ देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एडवांटेज होते हैं। तो इसको देखें तो एक योग्य लेखा परीक्षक से अपने खातों को ऑडिट कराने से साझेदारी फर्म को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा, साझेदारों के बीच विवादों से बचा जा सकता है। यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उनके मध्य अगर किसी प्रकार का कोई इन फ्यूचर में डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, न्यायालय में प्रकरण चला जाता है, तो ऑडिटेड खाते हैं तो उनके माध्यम से काफ़ी सहायता मिल जाती है, या उनका निपटारा या जो भी दिक्कत है वो सॉल्व आउट हो जाती है। किसी साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में साख का मूल्यांकन या गुडविल का मूल्यांकन और खातों का निपटान बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि खाते ऑडिटेड है तो उन पर विश्वास किया जाता है। और आयकर निर्धारण के लिए लेखा परीक्षित खाते अधिक विश्वसनीय होते हैं। यानी जो इनकम टैक्स का निर्धारण किया जाता है, इनकम टैक्स पे करना होता है, यानी इनकम टैक्स जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी राशि तय कर रखी है, यानी जो भी सीमा है, अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स एक निश्चित दर से पे करना होता है। ठीक है, तो ऑडिटेड आपके अकाउंट्स है तो जो इनकम टैक्स का निर्धारण है वो आसानी से किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत आसान हो जाती है। अगर अब स्वाभाविक है कि व्यापार को पैसों की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है, तो फंड जुटाने के लिए उसे कई इंस्टीट्यूशन से यानी फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं से उसको पैसा लेना होता है या बैंक से लोन लेना होता है। ठीक है, तो अगर उसके खाते ऑडिटेड है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ खाते हैं, किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया गया है, तो जो बाहरी एक्सटर्नल व्यक्ति है लोन देने वाले वो उस पर फेथ करते हैं, यानी ऑडिटर की रिपोर्ट पर फेथ करके विश्वास करके उसको आसानी से ऋण दे दिया जाता है। लेखा परीक्षक खातों से रखने के बेहतर तरीके सुझा सकता है और उपरोक्त विशिष्ट लाभों के अतिरिक्त लेखा परीक्षक कराने से फर्म को वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो आमतौर पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लास्ट बात करेंगे द ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट्स, यानी जो न्यासी होते हैं तो ट्रस्ट का किस प्रकार से ऑडिट का कार्य किया जाता है वो देखते हैं। यानी कुछ धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं जैसे मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों के लाभ के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं। कुछ मामलों में नाबालिगों और विधवाओं के लिए लाभ के लिए भी ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं जो स्वयं संपत्ति की देखभाल नहीं कर सकते हैं। ट्रस्टी वसीयतकर्ता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। वे संपत्ति का किराया, शेयरों पर लाभांश आदि एकत्रित करते हैं और ट्रस्ट विलय की शर्तों के अकॉर्डिंग लाभार्थियों को आय वितरित करते हैं। कई मामलों में इन ट्रस्टियों के पास लेखा जोखा रखने का आवश्यक ज्ञान नहीं होता है और या वे ट्रस्ट की आय का उपयोग उस पक्ष के लाभ के लिए नहीं करते हैं जिसके लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो वे लाभार्थियों की जानकारी के बिना ट्रस्ट की धनराशि का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आमतौर पर ट्रस्ट विलेख में एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा खातों के ऑडिट का प्रावधान किया जाता है। खातों का ऑडिट होने से ट्रस्टियों यानी जो ट्रस्टी है, न्यासी है, और लाभार्थियों दोनों को लाभ होता है। ट्रस्टियों को लाभ होता है क्योंकि उनके खिलाफ अनावश्यक आलोचना नहीं होती है और लाभार्थियों के खातों की सटीकता के बारे में आश्वस्त भी किया जा सकता है। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो ट्रस्टी है, अब ट्रस्टी संस्था को ऑडिट करवाई जाएगी तो ट्रस्टी एक तरीके से धर्मार्थ कार्य के लिए बनाया जाता है, तो उनके जो भी उपयोगकर्ता है तो उपयोगकर्ताओं को पता नहीं रहता है कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो ऑडिट अगर करवा ली जाती है तो उनको विश्वास हो जाता है किसी प्रकार से ट्रस्ट के अंतर्गत कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे
जो ऑडिट है वो अनिवार्य रूप से करवाना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, एंड जो ऑडिट होती है वो लेखा परीक्षा कितने प्रकार की हो सकती है, यानी लेखा परीक्षा निम्न प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, तो इनका जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी जो आपका वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो ऑडिट है सामान्यतः आपकी 7 प्रकार की होती है। अब इनमें 7 प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका कंटिन्यूस ऑडिट होता है, पीरियोडिकल ऑडिट होता है, इंटरिम होता है, ओकेजनल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, स्टैंडर्ड और बैलेंस्ड ऑडिट होती है। इनको देखेंगे ये क्या होती है और फिर इनका डिटेल से 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है उनका भी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।